दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की जो हमारी क्लास है वो व्याकरण पे है। मैंने सोचा कि हफ्ते में 3 से 4 जो है क्लासेस में व्याकरण के लूँ। व्याकरण से क्वेश्चन लाने का मेरा एक ही तात्पर्य है कि मैंने उन क्वेश्चन पर फोकस किया है जहाँ से प्रश्न आए, जहाँ से प्रश्न जो है कठिन पूछे जाते हैं या पूछने की संभावना है। आप लोगों ने देखा होगा अब जो है व्याकरण से जो है ऐसे आसानी से क्वेश्चन नहीं पूछ देगा आप लोगों से, है ना। क्वेश्चन जो है अब डीप पूछा जा रहा है और क्लिष्ट जो शब्द होते हैं, जो शब्दों की जो क्लिष्टता होती है यानी कठिन शब्द जिसको हम बोल सकते हैं, वो उसको लेकर के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पेपर देते हैं, हमें क्वेश्चन जो है व्याकरण का वो क्वेश्चन पता होता है, लेकिन कुछ हिंदी के ऐसे वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं जिसकी अर्थ जो है हमें नहीं पता होता है। तो इन्हीं सब को जो है ध्यान में रखकर जो है मैंने आज के जो है क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ज़रूर देखिएगा। और जो है हमें टॉपिक वाइज जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उनको देखते हुए हमें पढ़ना होगा, जहाँ से प्रश्न कठिन तरीके से बनते हैं या आ सकते हैं। जैसे कि विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, सुप्त भिन्नार्थक शब्द हो गया, वर्तनी शुद्धि हो गई। ये सभी टॉपिक जो है हमारे सिलेबस में हैं, आप सभी को पता है। समास है, समास में कुछ ऐसे समास पूछे जाते हैं जो हमें नहीं पता होता है। तो इन सभी को जो मैं बुक से, अब जो मेरे पास बुक है तो उससे जो है मैं क्वेश्चन को कलेक्शन करके और मैं आप लोगों को क्लासेस लूँगी। तो आप लोग सभी क्लास को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और जो है आप जो व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएँ, ठीक है, और याद हो पाए आपको, ताकि पेपर में आपको कोई गलतफहमी ना हो, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए आज के जो है प्रश्नों को देखते हैं। मैंने ध्वनि से कुछ प्रश्न लिए हैं जिसके थोड़े शब्द जो है थोड़े कठिन हैं, तो आप लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है हमारा आज का, पहला प्रश्न है, स्वनों का उत्पादन किससे होता है? स्वनों का उत्पादन किससे होता है? वक्ता के उच्चारण अवयव से, किसी धातु पर चोट लगने से, श्रोता के सुनने या समझने से, या वायु तरंगों से। राइट आंसर इसमें क्या होगा? स्वनों का उत्पादन किससे होता है? सबसे पहले जानेंगे स्वन क्या होता है। स्वन या स्वनिम भाषा की लघुत्तम इकाई को हम स्वन कहते हैं और स्वन को ही हम ध्वनि कहते हैं, ठीक है। ये ध्वनि से ही संबंधित प्रश्न है। आप बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा वक्ता के उच्चारण अवयवों से। थोड़ी सी व्याख्या इसकी आप लोग सुन लेंगे। मानव उच्चारण अवयवों द्वारा उच्चारित ध्वनि जो होती है उसको ही स्वन कहते हैं, ठीक। स्वन के 3 आयाम होते हैं, उत्पादन, संवहन और संग्रहण। ये आप लोग लिख लेंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि स्वन के 3 आयाम क्या होते हैं। तो पहला उत्पादन, संवहन और ग्रहण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गृहीत स्वन, इनमें से गृहीत स्वन क्या है? अ है, आ है, क है, या इसको हटा दीजिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लिख दीजिए कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं, आप इन्हीं तीनों में से बताइए राइट आंसर क्या होगा। गृहीत स्वन किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आ। ये जो है यहाँ पे आ जो ये वर्ण है ये किससे है? तो हिंदी वर्णमाला में जो अंग्रेजी जो शब्द होता है, अंग्रेजी से ये लिया गया है। ये जो वर्ण है अंग्रेजी से लिया गया है। अब जो है एक ये शब्द हो गया अ, और अरबी फारसी से जो वर्ण लिए गए हैं क, ख, ज और फ, ठीक। ये 4 जो वर्ण हैं ये अरबी फारसी हैं, इनको भी हम ध्वनि कहते हैं। तो ये जो है सारे वर्ण गृहीत स्वन कहलाते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है, अंग और अह को अयोग वाह किसने कहा है? अंग और अह को अयोग वाह किसने कहा है? राइट आंसर हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है। सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ध्वनि के उच्चारण में स्वर पहले आता है? इनमें से किस ध्वनि के उच्चारण में स्वर पहले आता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आहा।
आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे असत्य कथन बताना है, ठीक है, असत्य कथन बताना है। देखते हैं, अनुस्वार व अनुनासिक दोनों मूलतः स्वर ही हैं। बी ऑप्शन है, अनुस्वार स्वर एवं व्यंजन है जबकि अनुनासिक मूलतः स्वर है। सी ऑप्शन है, अनुस्वार का उच्चारण नाक एवं मुख दोनों से होता है जबकि अनुनासिक का केवल मुख से होता है। डी ऑप्शन है, अनुस्वार स्वतंत्र रहता है जबकि अनुनासिक, ऊपर करना पड़ेगा इसको, जबकि अनुनासिक स्वरों में अंतर्युक्त हो जाता है, ठीक है। इनमें से हमें क्या बताना है, असत्य कथन बताना है कि इसका असत्य कथन कौन सा है। राइट आंसर क्या होगा इसका, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देती हूँ तब दिखेगा। हाँ जी, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, असत्य कथन इनमें से कौन सा होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है ये हमारा असत्य कथन है। अनुस्वार व अनुनासिक दोनों मूलतः स्वर ही हैं, ये जो है गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है ये राइट है, ठीक है। आप लोग जो है यहाँ पे देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं। वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 है या 5 हैं। राइट आंसर क्या होगा, वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं। वायु प्रक्षेप किसे कहते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। वायु प्रक्षेप किसे कहेंगे, श्वास मात्रा, यानी हम जो श्वास लेते हैं उसी को हम वायु प्रक्षेप कहते हैं। राइट आंसर पहले आप लोग बताइए, फिर मैं थोड़ा सा इसका व्याख्या बताती हूँ आप लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 भेद हैं इसके। कैसे, वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं। आप सभी जानते हैं वायु प्रक्षेप को श्वास मात्रा भी कहा जाता है, जिसके आधार पर व्यंजन के 2 वर्ग किए गए हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण, यही है इसके 2 भेद। देखिए अब इसका जो है यहाँ पे शब्द जो दिया गया है या कठिन शब्द है, तो बहुत जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा इस पेपर में अगर आ गया क्वेश्चन तो ऐसे, तो इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को लिया है, तो आप लोग देखते चलेंगे। काकल्य व्यंजन पहचानिए, इनमें से काकल्य व्यंजन कौन सा है, झ, ह, ड, ध। राइट आंसर क्या हो जाएगा, काकल्य व्यंजन कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ह जो है काकल्य व्यंजन है। आगे बढ़ेंगे। घोष वर्णों की संख्या है, घोष वर्णों की संख्या क्या है, घोष वर्णों की संख्या बताएंगे आप लोग। घोष वर्ण कितने होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी, घोष वर्ण जो है सी राइट आंसर है, 31 होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में प्रकंपन होता है, यानी जो हम बोलते हैं वो कपकपी सी जैसे आवाज़ आती है, वो यहाँ पे होता है, अर्थात स्वर तंत्रियाँ जो है झंकृत होती हैं, यानी जो झंकृत होती हैं स्वर तंत्रियाँ जो हम बोलते हैं उन्हें ही हम घोष वर्ण कहते हैं। आप सभी को पता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा कितने हो गए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप लोग अंतस्थ जोड़ लेंगे 4, और अ से लेकर अ तक 11 स्वर जोड़ लेंगे, और हाँ कुल टोटल मिला के जो है 31 घोष वर्ण होते हैं, ठीक है। चाहे यहाँ पे लिखने में मुझे प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं लिख देती, उसकी भी व्यवस्था मैं जल्द से जल्द करूँगी। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। प्रयत्न के संबंध में असंगत कथन बताना है आप लोगों को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, असंगत बताना है यहाँ पे। राइट आंसर डी हो जाएगा। विपरीत का अर्थ है बंद मुख, ठीक है, विपरीत का अर्थ जो है बंद मुख नहीं होता है,
खुला हुआ मुख होता है। ठीक है, विपरीत का अर्थ खुला हुआ मुख होता है। बाकी तीनों जो है ये सही है। स्पृष्ट का अर्थ छुआ हुआ। यर लव ईषद स्पृष्ट प्रयत्न है। श जो है अघोष प्रयत्न है। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, यहाँ पे कूट दिया गया है। निम्नलिखित में से सुमेलित करते हुए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनना है। देखते हैं यहाँ पे, घोष प्रयत्न, अघोष प्रयत्न, ईषद स्पृष्ट प्रयत्न या विपरीत प्रयत्न। अब इनमें से देखिए मिलान करते हैं। घोष प्रयत्न कौन सा है इनमें से? घोष प्रयत्न कौन सा है? तो या अड़ा न और म हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अघोष प्रयत्न कौन से हैं? अघोष कौन से होंगे? तो श और स। ठीक है, तीसरा हो जाएगा तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श। ईषद स्पृष्ट, इसका कौन सा होगा? ईषद स्पृष्ट का तो यारा लावा ये हो जाएगा। और विपरीत प्रयत्न जो हो जाएगा वो अ ई उ और बड़ा ऊ। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1। आप लोग भी मिला लीजिएगा, कोई भी गलती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप लोग बताइएगा। 4 3 2 1। थोड़ा आराम से चलेंगे क्योंकि समझते हुए चलेंगे, फटाफट मैं बताते चलूँगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके यहाँ पे कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। यहाँ पे देखते हैं, बुधाक्षर, बुधाक्षर किसे कहते हैं? बुधाक्षर का अर्थ क्या होता है? कमल। एक मिनट रुकेंगे आप लोग। बुधाक्षर का होगा कमल। मुक्ताक्षर का क्या हो जाएगा? मुक्ताक्षर का आशा, मुक्ताक्षर का आशा। कंठ तालव्य इनमें से कौन सा है? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य ए और ए ये हो जाएगा कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ओ और ओ। 4 3 2 1 इसका भी राइट आंसर होगा 4 3 2 1। आप लोग भी मिलाते चलेंगे। 4 3 2 1 राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन महाप्राण ध्वनि है? इनमें से कौन सा महाप्राण है? ग, ड, फ और द। राइट आंसर क्या होगा? महाप्राण ध्वनि कौन सा है इनमें से? राइट आंसर हो जाएगा फ। फ जो है महाप्राण ध्वनि है। जिन थोड़ा सा आप लोग इसकी व्याख्या सुन लेंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक मात्रा में प्राण वायु निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक है, जहाँ यहाँ विकल्प में जो है फ दिया गया है, आप लोग बोल के देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में महाप्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में महाप्राण स्वनों या ध्वनियों की संख्या कितनी है? 10 15 20 25। राइट आंसर क्या होगा? महाप्राण पूछा जा रहा है यहाँ पे, महाप्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 15। अब आप लोग सोचेंगे कैसे? आप लोग जोड़ सकते हैं। सभी वर्णों का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो होता है महाप्राण होता है। जो प्रत्येक वर्ण जो होते हैं उनका दूसरा और चौथा जो होता है महाप्राण होता है। और ऊष्म व्यंजन श, श और ह, ऊष्म व्यंजन और विसर्ग को लिया जाता है। ठीक है, इन सभी को आप लोग प्लस कर लेंगे तो 15 आएगा। तो महाप्राण स्वर्ण कितने होते हैं? 15 हो जाएंगे। कौन कौन सा बताया मैंने? दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ऊष्म व्यंजन, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह तथा विसर्ग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। असंगत कथन बताना है यहाँ पे। असंगत कथन बताएंगे आप लोग। हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण स्वर्ण 30 हैं। व दंतोष्ठ व्यंजन है। सी ऑप्शन है ऊ और बड़ा ऊ और प वर्ग ओष्ठ स्वन है। महाप्राण स्वनों की संख्या अल्प प्राण से अधिक है। यहाँ पे असंगत कौन सा है ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा गलत है।
महाप्राण स्वनों की संख्या अल्पप्राण से अधिक है, गलत है ये। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से वर्ण केवल संस्कृत शब्दों में ही प्रयुक्त होते हैं? इनमें से कौन सा वर्ण केवल संस्कृत शब्दों में ही प्रयुक्त होते हैं, ये बताना है आप लोगों को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, री, ण और श। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, केवल संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त होने वाले संयुक्त व्यंजन हैं। केवल संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त होने वाले संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 16। राइट आंसर हो जाएगा बी, बी सही होगा ना, श और ज्ञा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दों के आदि में कौन सा स्वर आता है? हिंदी शब्दों के आदि में यानी अंत में कौन सा ध्वनि या कौन सा स्वर आता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ढ। यहाँ पे ये ढ है, ठीक है, ये ढ है, द यहाँ पे हो गया है। राइट आंसर हमारा ढ होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण में अच किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण में अच किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है, सभी स्वरों को अच कहते हैं और सभी व्यंजन को हम हल कहते हैं। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किन वर्णों का प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है? चारों ऑप्शन जो दिया गया है, इनमें से किन वर्णों का प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है? बताएंगे आंसर आप लोग। राइट आंसर होगा ड और ढ, ड और ढ, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल आप लोग इसका देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इनमें से कौन से वर्णों का प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है, तो मैंने इसका आंसर क्या बताया, ड और ढ। कैसे? जैसे गड़बड़, आप लोग लिखेंगे गड़बड़, ठीक है। जैसे गड़बड़, बड़ा, जैसे आपने लिखा बड़ा, ठीक है। गड़बड़, बड़ा, या पढ़ना लिख लीजिए, पढ़ना, ठीक है। अब आप देख लीजिए, इन क्वेश्चन को इससे मिला लीजिए, इन एग्जाम्पल से, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे। संघर्षी व्यंजन चिन्हित कीजिए। संघर्षी व्यंजन जो है यहाँ पे बताना है आप लोगों को, इनमें से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? श, षटखोर वाला श संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए यहाँ पे कूट का मिलान करना है। यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ये इसका ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को काट देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को बता दूंगी। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा वर्ण संस्कृत वर्णमाला में नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ण संस्कृत वर्णमाला में नहीं है। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है था ना, तो आवाज़ थोड़ी सी ऐसी जारी होगी। राइट आंसर हो जाएगा ड और ढ, ड और ढ, यहाँ पे बिंदी रहेगा, ड और ढ। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, जब कोई ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तब उसे क्या कहा जाता है? जब कोई ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तो उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि या महाप्राण ध्वनि? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा युग्मक ध्वनि, ठीक है। राइट आंसर बी होगा, युग्मक ध्वनि। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के संदर्भ में सही कथन चुनना है। हिंदी वर्णमाला के संदर्भ में सही कथन बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए है 15 वर्ण अल्पप्राण तथा 15 महाप्राण। बी ऑप्शन है 30 वर्ण अल्पप्राण तथा 30 वर्ण महाप्राण के होते हैं। 15 वर्ण अल्पप्राण के होते हैं, 30 वर्ण महाप्राण के होते हैं, 30 वर्ण महाप्राण के होते हैं, 15 वर्ण जो है महाप्राण के होते हैं। 30 वर्ण अल्पप्राण होते हैं, 15 वर्ण महाप्राण के होते हैं। इसमें से
सही कथन बताना है आपको, ठीक है। इनमें से एक जो है सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी जो है हमारा राइट आंसर है, बाकी तीनों ये गलत है, ठीक है। आगे देखेंगे। बोलते समय स्वर के आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? हम जो बोलते हैं उसमें जो स्वर जो है आरोह अवरोह जो होता है उसको क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं, संगम कहते हैं, बलाघात कहते हैं या लयबद्धता कहते हैं। इन तीन जो यहाँ पे जो तीनों शब्द दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए। बताएंगे आप लोग राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुतान, ठीक है। अनुतान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलने के क्रम में भावों के अनुरूप स्वर में जो उतार चढ़ाव होता है उसे हम अनुतान कहते हैं। राइट आंसर अनुतान होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर लगभग आधा बंद हो जाता है तब उच्चारित ध्वनि को क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर जो हमारा मुख है वो लगभग आधा बंद हो जाता है तब उच्चरित ध्वनि को क्या कहा जाता है? अर्धसंवृत, अर्धविवृत, विवृत या संवृत। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अर्धसंवृत, ठीक है। अर्धसंवृत होगा। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं अर्धसंवृत में? आप सभी को पता होगा। इसमें जो वर्ण आते हैं, जिन स्वर आप लोग थोड़ा सा जान लेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ अर्धविवृत की अपेक्षा कुछ ऊपर उठ जाता है, ठीक है। जब हम बोलते हैं तो हमारा जीभ जो है थोड़ा सा ऊपर उठेगा, मुख विवर लगभग आधा बंद हो जाता है, तब उच्चारित स्वर जो होता है वहाँ पे उसे हम अर्धसंवृत कहलाता है। जैसे ए और ओ, ए और ओ, ठीक है, अर्धसंवृत है ये। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से उदासीन स्वर कौन सा है? उदासीन स्वर बताएंगे आप लोग, इनमें से उदासीन स्वर कौन सा है? उदासीन स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्ताकार नहीं होते उन्हें हम अवृत्ताकार या उदासीन स्वर कहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ जो वृत्ताकार नहीं होते उन्हें हम अवृत्ताकार या उदासीन स्वर कहते हैं। अब इनमें से कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, आ, ई और बड़ी ई, ये आते हैं, ठीक है। आप लोग बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा बी। बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, काल परिणाम के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? काल परिणाम के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी। 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, यही है इसका आंसर, यही है। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। काल परिणाम के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में ऊपर का होठ उच्चारण के स्थान का निचला होठ करण का काम करता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार ठीक से पढ़ लीजिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में ऊपर का जो होठ है, होठ उच्चारण स्थान का और निचला होठ करण का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? यानी हमारा जो ऊपर का लिप्स है, होठ है, वो उच्चारण का काम करता है और जो निचला होठ है वो करण का काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनमें से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दियोष्ट्य।
राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, दियोस्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से वर्ष स्वन कौन सा है? इनमें से वर्ष स्वन कौन सा है? वर्ष स्वन कौन कौन से होते हैं? आप सभी को पता होगा, बताएंगे आप लोग वर्ष स्वर कौन कौन सा होता है? वर्ष स्वन जो होता है न, र, ल, ह और 1 मिनट में लिख देती हूँ आप लोगों को कह रही हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन कौन से होते हैं। न, र, ल, आधा ल और ह, स और ज, स यहाँ नीचे लिख देती हूँ ज। ये जो है वर्ष स्वन होते हैं, ध्वनि होती है। अब आप लोग बताइए कौन सा है इनमें से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, फेफड़ों से निर्गत वायु जिस उच्चारण बिंदु पर बाधित होती है उसे क्या कहते हैं? फेफड़ों से निर्गत वायु जिस उच्चारण बिंदु पर बाधित होती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन आप देख रहे होंगे किस तरह से बना हुआ है, तो इसलिए मैंने लिया आप लोग जो है देखें इन क्वेश्चन को। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा सी। आसान है क्वेश्चन, आसान है, लेकिन क्वेश्चन जो बनना है वो आप लोग देखिए। फेफड़ों से निर्गत वायु जिस उच्चारण बिंदु पर बाधित होती है उससे क्या कहते हैं? स्थान कहते हैं या उच्चारण स्थान कहते हैं? ठीक है, दो कहते हैं, उच्चारण स्थान या स्थान। ठीक है, 31 क्वेश्चन मैंने लिया था। ठीक है, मैंने सोचा पहली क्लास है तो आप लोग क्या रिस्पांस देते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोगों को चाहिए, आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं। बाकी जो है मैं व्याकरण का ये क्वेश्चन है तो व्याकरण में मैं सिंपल सा व्याकरण नहीं पूछूंगी, उसका कोई मतलब नहीं है। वहीं से क्वेश्चन मैं लाऊंगी जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और बनते हैं, और जो है प्रमाणिक जो बुक है वहीं से मैं क्वेश्चन बनाऊँगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये क्लास आप लोगों को पसंद आएगी, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।